ये स्टोरी है मोहम्मद अली भट्ट की, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। वो और उनके भाई नेपाल में शॉल और कारपेट बेचने के लिए जाया करते थे कि एक दिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उनको नेपाल से अरेस्ट कर लिया और ले गए दिल्ली कोर्ट। उन पे इल्जाम लगाया गया कि दिल्ली के लाजपत नगर में हुए ब्लास्ट में उनका हाथ है। वहां से उनको राजस्थान कोर्ट ले जाया गया और वहां उनको राजस्थान के समलेटी विलेज में हुए ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया। जिस टाइम पे उनको अरेस्ट किया गया 1996 में, वो सिर्फ 25 साल के थे और डेली रूटीन की तरह नेपाल में शॉल बेचने गए थे। उस दिन से उनकी लाइफ ने एक 180 डिग्री टर्न ले लिया। भट्ट ने अपने लाइफ के 23 साल दिल्ली एंड राजस्थान के जेल में कोर्ट के फैसले के इंतजार में बिता दिए। तब जाके कहीं 2019 में राजस्थान कोर्ट फैसला सुनाती है कि वो इनोसेंट हैं। दोनों ब्लास्ट में उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पुलिस नाकाम रहती है उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस ढूंढ के लाने में। जब वो जेल से बाहर आते हैं तब वो 47 इयर्स के हो चुके होते हैं। उनके मदर एंड फादर एक्सपायर कर चुके होते हैं और उनके रिलेटिव्स उनको पहचानने से मना कर देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से आज अगर लगभग 6 लाख कैदी जेल में रहते हैं तो उनमें से 75% अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स मतलब वो प्रिजनर्स जिनका फैसला अभी कोर्ट ने नहीं सुनाया कि जिस क्राइम के लिए वो जेल में बंद हैं वो उन्होंने किया है या नहीं। डेटा ये भी बताता है कि आधे से ज्यादा अंडर ट्रायल्स में एक बात और कॉमन है, या तो वो बहुत यंग है या फिर पुअर। जो लोग अंडर ट्रायल हैं, मतलब जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और उनका क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेल मतलब कोर्ट कुछ शर्तों पर अक्यूज्ड पर्सन को रिलीज कर देती है। ये शर्तें होती हैं जैसे कुछ मिनिमम अमाउंट कोर्ट में जमा करवाना, किसी लोकल नेबर या पर्सन का श्योरिटी लेना कि अक्यूज्ड रेगुलर कोर्ट में अपीयर होंगे और कोई भी एविडेंस जो क्राइम से रिलेटेड है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। क्योंकि एक पुअर का बेल बॉन्ड के मनी को पे करना या बेल के प्रोसेस को पूरा करने के लिए कोई लीगल हेल्प मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए इन गरीबों को बिना बेल के ही जेल में अपना टाइम बिताना पड़ता है। और यहाँ शुरू होती है एक नई दुनिया जेल के अंदर की, जिसको हम आज की मेरी वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, माय नेम इज नेहा गुप्ता एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जब हम जेल के बारे में सोचते हैं तो बॉलीवुड मूवीज में देखे हुए सीन्स हमारे दिमाग में एक पिक्चर सा बना देते हैं। एक रूम जहां प्रिजनर्स व्हाइट क्लोथ्स विद ब्लैक स्ट्राइप्स पहने हुए आयरन बार्स के पीछे बैठे हुए हैं। हर किसी प्रिजनर को एक नंबर दिया हुआ है जिससे उसको बुलाया जाता है, जैसे कैदी नंबर 420। और भी स्टिल्स जैसे स्टोन हैमरिंग या पेंटिंग का काम करते हुए प्रिजनर्स देखने को मिलते हैं। पर रियलिटी इससे कई गुना ज्यादा पेनफुल एंड इनह्यूमन है। इंडिया में हम आज भी अंग्रेजों के जमाने के लॉज फॉलो कर रहे हैं, जैसे इंडियन प्रिजनर एक्ट 1894। इस 130 साल पुराने लॉ को ब्रिटिशर्स ने इस सोच से बनाया था कि क्रिमिनल्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कस्टडी में रखा जाए। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजादी से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को इन फेमस काला पानी जेल में डाल दिया करते थे। ये काला पानी जेल और सेलुलर जेल इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे थी। इस जेल के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी हुआ करता था ताकि कोई भी जेल से भाग ना पाए, और जो जेल में रहते थे उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था जो एक जीते जागते इंसान पे करना अपने आप में मौत देने के बराबर था। रहने के लिए बिल्कुल अंधेरी छोटी सी कोठरी, पूरे दिन कड़ी मेहनत करवा के खाने के लिए कीड़े मकोड़ों से भरा खाना, यहाँ तक कि कोई टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं। प्रिजनर्स को घंटों वेट करना पड़ता था, तब जाके गार्ड उन्हें टॉयलेट जाने देते थे। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज उठाई तो दिल दहलाने वाली पनिशमेंट्स, जैसे हफ्तों तक हाथों में हैंडकफ और पैरों में फेटर्स बांध के खड़ा रखना, विप से स्किन पे एक ही जगह पे मारना जब तक खाल बाहर ना आ जाए। इंडिपेंडेंस के बाद उस जगह पे म्यूजियम बना दिया गया जो इंडिया की इस पेनफुल हिस्ट्री को आज भी प्रिजर्व करे हुए है। पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रिजन का होना बहुत जरूरी है, ताकि जनरल पब्लिक अपनी कंट्री में सेफ एंड सिक्योर फील कर सके। एक इंसान क्यों क्राइम की तरफ जाता है, इसके पीछे मेजर रीजंस हैं। एक सोसाइटी में सभी लोगों को ग्रोथ के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाना,
अब चाहे वो अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की हो, एक रिस्पेक्टफुल जॉब की या हेल्थ केयर की, अर्निंग का कोई सोर्स ना होना, एक्सपोजर टू एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस फ्रॉम यंग एज। और इसीलिए किसी भी सोसाइटी में प्रिजन्स का होना उसके वेलफेयर में 4 पर्पस सॉल्व करता है। पहला, क्राइम करने पर एक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट देना। दूसरा, उनकी क्राइम करने की कैपेसिटी को खत्म करना, क्योंकि जेल में उनके पास किसी भी चीज का उतना ही एक्सेस होता है जितना जेल अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं, अब चाहे वो मनी हो या किसी से बात करना। तीसरा, उनको फ्यूचर में रिपीटेडली क्राइम करने से रोकना, ताकि जनरल पब्लिक सेफ रहे और क्रिमिनल्स जेल में बंद। एंड लास्ट, उनके रेफॉर्मेशन पे वर्क करना, उनके माइंडसेट एंड बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लेके आना, ताकि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सके। आइए समझते हैं कि इंडियन प्रिजन सिस्टम किस हद तक इन पर्पसेस को सर्व कर पा रहा है। इंडियन जेल्स अपनी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा लोगों को रखे हुए हैं और इसीलिए ओवरक्राउडिंग एक मेजर इशू है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में क्राइम रेट टाइम के साथ कम हो रहा है। तो फिर ओवरक्राउडिंग के पीछे क्या वजह है? इंडियन लॉ में कोर्ट केस शुरू होने से पहले पुलिस अक्यूज्ड को जेल में डाल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का क्राइम हुआ है। और यही कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले किया हुआ डिटेंशन एक बहुत बड़ा रीजन है ओवरक्राउडिंग का। क्योंकि इंडिया में कोर्ट के डिसीजन को आने में सालों लग जाते हैं, अच्छी लीगल हेल्प वनरेबल सेक्शंस जैसे पुअर वुमेन को मिलने में मुश्किल होता है और ऊपर से बेल कंडीशंस को पूरा ना कर पाना उनको जेल में ही रहने को मजबूर कर देता है। इस ओवरक्राउडिंग से प्रिजनर्स की बेसिक नीड्स जैसे हेल्दी फूड, सैनिटेशन एंड हाइजीन, हेल्थ केयर सब इफेक्ट होती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे आता है। जहाँ प्रिजन में उनको बेसिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, उल्टा कंटेजियस डिसीजेस फैलने का डर रहता है ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन से। प्रिजनर्स का फिजिकल अब्यूज दूसरे प्रिजनर्स एंड जेल अथॉरिटीज के हाथों भी बहुत कॉमन है, जैसे वुमेन प्रिजनर्स का सेक्सुअल हरासमेंट। इंडियन प्रिजन में वुमेन स्टाफ गार्ड से लेके डॉक्टर्स, ऑफिसर्स तक बहुत कम होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है उनके कांस्टेंट हरासमेंट का। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक मदर का उसके बच्चे की लाइफ में रोल प्राइमरी केयर गिवर का होता है। रिसर्च बताता है कि जिन बच्चों का बचपन जेल में निकलता है, वहाँ का एनवायरनमेंट उनकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ को बहुत नेगेटिव कर देता है, जिससे कई गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उनकी बड़े होकर क्रिमिनल बिहेवियर शो करने की। यहाँ मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं प्रिजन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिजन लाइफ को कंफर्टेबल या सॉफ्ट बनाने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स वो किसी क्राइम में अक्यूज्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बहुत जरूरी है कि एक प्रिजनर जेल के अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करा जाए और उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स उसको दिए जाएं। प्रिजन का जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है ना, कि प्रिजनर्स की क्रिमिनल टेंडेंसी को ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो बाहर जाके फिर से क्राइम ना करें, ये पर्पस ही डिफीट हो जाता है जब एक प्रिजनर के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है। ये उसको और ज्यादा इंसेंसिटिव बना देता है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ और बाहर आके वो फिर से क्रिमिनल वर्ल्ड का पार्ट बन सकता है। अब चलिए सिक्के के दूसरे पहलू पर। दिल्ली के एक मिनिस्टर की जेल से सीसीटीवी वीडियो क्लिप वायरल होती है, जहां वो जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए दिखते हैं। पंजाब की फॉर्मर मिनिस्टर और एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन को जब कपूरथला जेल ले जाया जाता है, तो जेल ऑफिसर्स पैर छू के और रेड कार्पेट बिछा के उनका स्वागत करते हैं। इससे पता चलता है कि प्रिजन की ये कंडीशंस सिर्फ पुअर एंड वनरेबल सेक्शंस के लिए है। जिन लोगों के पास पैसा या पावर है, वो जेल में भी आराम करते हैं। और इसीलिए यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जेल में अपनी पोस्टिंग को एक पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं। लेकिन इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने इस सोच को भी नकार दिया। ये वही किरण बेदी हैं जिन्होंने अपनी पुलिस ड्यूटी में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की कार का भी चालान काट दिया था, क्योंकि वो गलत तरीके से पार्क थी। जब किरण बेदी की तिहाड़ जेल में पोस्टिंग हुई, उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, जिसके लिए उनको वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिला। उन्होंने जेल में प्रिजनर्स के लिए एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, योगा, विपासना, मेडिटेशन जैसे कई प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसने जेल जैसी जगह को आश्रम बना दिया। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि वो प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर पाए, ऑफिसर बेदी ने एनजीओ से कांटेक्ट करके डोनेटेड बुक्स मंगाई। जो प्रिजनर्स थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्हीं को टीचर बनाया।
जिससे उनका फोकस नेगेटिव एस्पेक्ट से हटके इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ हो गया। उन्होंने प्रिजनर्स के बीच में पंचायत सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिसमें पंचायत का हेड सीनियर ऑफिसर से मिलके अपना प्रॉब्लम रख सकता है, चाहे वो फूड का है या फिजिकल अब्यूज का। इससे एक पॉजिटिव कंडीशनिंग का एनवायरनमेंट बनना शुरू हो गया। उन्होंने अंडर ट्रायल्स के बेल के लिए लीगल सेल्स बनवाए, ड्रग्स सप्लाई एंड स्मोकिंग को बैन किया, ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर जेल के अंदर खोले और हार्डकोर क्रिमिनल्स को सेपरेट बराक्स में रखने जैसे कड़े स्टेप्स भी उठाए। उनके इनोवेटिव आइडियाज, करेज, फर्म डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस इस बात का एक प्रूफ है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे तो वो इतनी अपॉर्चुनिटीज एंड पावर रखता है कि उसके किए हुए अच्छे काम आम लोगों की असल जिंदगी में बदलाव ला सके। गवर्नमेंट ने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 तैयार किया है, जिसका फोकस होगा प्रिजनर्स के पॉजिटिव रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन पर। बहुत ज़रूरी है कि इंडियन लॉज आज के टाइम की रियलिटी और लोगों के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करें। आज के लॉज को मॉडर्नाइजेशन इंडिया का कल बेहतर बनाएगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।